हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का, उससे संबंधित जितने भी जो पेपर होगा सेकंड सेमेस्टर का, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, लॉ एंड मैन कम्युनिटीज़, उसका एक कंप्लीट वन शॉट रिवीजन होने वाला है। मतलब इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा आपके सामने इस पेपर से संबंधित। पर्यावरण प्रदूषण का ये पेपर होने वाला है, इससे संबंधित आपकी सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगा। यूनिट फर्स्ट हो, चाहे यूनिट सेकंड हो, चाहे यूनिट थर्ड हो, चाहे यूनिट फोर हो। पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। और दूसरे जो वीडियो आएंगे उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। बस आपको पढ़ना है, कंटेंट मैंने फुल डाल रखा है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। और अगर आपको किताब वगैरह खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का लिंक दे रखा है, चाहे आप राजस्थान की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी की तैयारी करते हो, किसी की भी तैयारी करो, इस प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक करो। कुछ भी खरीदना है आप इस लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हो, या फिर और कुछ भी खरीदना चाहते हो तो इस लिंक के माध्यम से खरीद सकते हो। आपको सबसे सस्ती प्राइस देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा। तो देखो, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। देखो, पर्यावरण प्रदूषण को बाद में समझाऊं, पहले एक प्रदूषण समझाता हूं मैं सब। पहले आप प्रदूषण समझो। पहले क्या थे, आप एक क्या करें, एक गिलास पानी का भरकर लेकर आए, एकदम साफ और सुथरा, है ना। फिर क्या हुआ, आपका पता नहीं क्या मन में आई, है ना, आपके मन में आई, आपने उसके अंदर थोड़ी सी, आपके अंदर क्या क्या, आपने उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया, है ना। नमक मिलाया, पानी और पानी को थोड़ा मिला दिया, मतलब उस पानी तो पता नहीं चला। समझ में आ गया। आप एकदम पानी वैसा का वैसा ही, थोड़ी देर में थोड़ा सा एकदम चुटकी भर के ही आपने नमक डाला था। फिर आप में से एक विद्यार्थी पहुंचा, एक चुटकी और नमक डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करते 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 इतना सारा नमक डाल दिया कि पानी के अंदर इतना सारा नमक हो गया। स्टार्टिंग में एक दो बार आपने किया तो पता नहीं चला, लेकिन पीने का उसका टेस्ट बदलता चला गया। लेकिन एक समय आया जब क्या, उसमें इतना ज़्यादा नमक हो गया कि पानी भी बाहर आने लग गया, और नमक है वो साफ साफ पानी है, उसका रंग है वो थोड़ा थोड़ा वाइट आपको दिखाई देने लग गया। समझ में आ गया। तो इसी को प्रदूषण कहा जाता है। मानव के द्वारा कोई गतिविधियां की जाती हैं जिसके अंदर वायु, जल और ध्वनि के कारण जो हानिकारक जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होगा। अब वो पानी के ना, समझ लो, एकदम क्यों हो, दौड़ो पड़नो शुरू हो जना, क्यों हो, हानिकारक प्रदूषण। अब पी लियो ना पानी से, था नुकसान हो जाना, तो बाई चीज है, हानिकारक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे जरूरी आप परिभाषा को याद करो कि मानव के द्वारा किए गए परिवर्तनों के द्वारा, है ना, वायु, जल और आपके सामने ये ध्वनि और मृदा के अंदर जो हानिकारक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसको वायु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। और इसका होता क्या है, इसका क्या फायदा और नुकसान होते हैं, इसके वजह से जो आपके सामने जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वस्तु हो गए, उनसे क्या, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या ऐसा प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उसी को क्या कहा जाता है, पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना आपको। अब आपको क्या करना, एग्जाम में देने जाओगे, अपने पानी का गिलास याद कर लेना, आप मनुष्य को याद कर लेना, उसकी जगह, इंसान की जगह, और उसमें पानी वगैरह मिला दिया तो कहाँ, पानी, जल, वायु और ध्वनि, उसके अंदर क्या परिवर्तन कैसे हुए, एकदम दौड़ो पड़ गो, मतलब हानिकारक परिवर्तन हुए, और उन पिल्लियों का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना शरीर में। तो भाई है वो जीव जंतु और वस्तु क्या पई डाल दो, चाहे नुकसान हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण से। समझ में आ गया आपको। अब वायु प्रदूषण, सबसे पहले अपन वायु प्रदूषण देखेंगे। तो वायु प्रदूषण थन्ने भी बेर अवाम प्रदूषण कहाँ फैल जा, कहाँ फैला है, सबसे पहले धुआं से फैला। क्यों, वायु में क्या रहे, धुआई तो मतलब गैस ही तो रहे, अलग अलग प्रकार की, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, और जितनी भी गैस हैं, ओजोन, सब ही, है ना। तो वह भाई बात चीज़ क्या है, प्रदूषित होंगे जब उनके अंदर कोई अया की गैस जाके मिल जाएगी जो थोड़ी हानिकारक जाता हुआ है। तो हानिकारक गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हानिकारक को नहीं, ये आप जो ये पहले भी मौजूद हैं अपने वातावरण में, लेकिन उनकी मात्रा बढ़ गई। समझ में आ गई ना थारा बात, है ना। तेल जहाँ शरीर में देखो, शरीर में अपन तेल खावा, तो तेल खाना अपने शरीर के लिए नुकसानदायक थोड़ी है, फायदेमंद ही है, लेकिन घणो सारो खा जाए जल्दी तो नुकसान हो जाए, डिम्पल पा जाए, पिंपल। समझ में आ गया ना। तो यही फर्क हो जावा है। तो वायु प्रदूषण किसके कारण होता है आपके सामने, धुआं के कारण, औद्योगिक धुआं के कारण, और जंगल वगैरह में जो आग लगती हैं उसके कारण वायु प्रदूषण है मुख्यतः देखने को लगता है। अच्छा, इसके वजह से क्या होता है, चलो ये तो आप कोई भी बता देगा कि वायु प्रदूषण क्यों होते हैं, किसके कारण होता है, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा, उसके वजह से होता है। प्रदूषण में क्या हो जाता है,
पहली बात तो अस्थमा की बीमारी देखने मिली है आदमी के, है ना। श्वसन जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से मुख्यतः बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति और छोटे बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। भाई छोटा बच्चा का तो लंग्स हुआ छोटा, है ना, इतना परिपक्व लंग्स क्यों नहीं हुए। अब थाला तो गुब्बारा सा बड़ा बड़ा होगा, लेकिन उनका तो बेचारा का छोटा छोटा ही, है ना। और बड़ा बुजुर्ग का क्या होगा कि थाली ने घना कोना में जा जाके पहले के तो चिलम सार ली, और टाइम बच गो ना कि तो को सार लेता न पीढ़ी सार ली ना बजाता रिया, है ना। लंग्स खराब हो रहे हैं तो बया दिक्कत है कि मैं तो बया कमजोर हो रहे हैं कि मैं दो ऊपरों लेट रहे आदमी ना आज किस्म पोल्यूशन में। तो यही है एक वजह क्या होगो इंसान का जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, मतलब ये अपना वो लंग्स में बोलिया करी ही बा बीमारी हो जाया करे। फिर दूसरी के अमल वर्षा हो जाने। अब क्या हुआ है थान बेरो है भाई गिलास वाला एग्जाम्पल समझाते मैं तुम्हें टेक विज्ञान की भाषा में भी समझा सकूँ हूँ, उम्मीद समझ लो। विज्ञान की भाषा में क्या है, देखो दो सल्फर डाइऑक्साइड एसओ, अपने एनओ नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, है ना, सीओ हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ये कुछ ऐसी गैस हैं जो अम्लीय प्रवृत्ति की, मतलब एक अया की जिनको प्रवृत्ति है ना, मतलब जो सल्फर हो गई ये सब है अम्ल है, इनमें एसिड ज़्यादा मात्रा ज़्यादा होती है। अब कोई चीज़ एक बात सोचो, कोई कड़वा आदमी है, कोई एकदम एकदम कड़वा आदमी है, जो व्यवहार कड़वा है, उकन ऊन थे बात करोगा तो क्या मिलेगा थान, कड़वाहट ही मिलेगी, माई नहीं पड़ेगा वो तो थारे यही होगी ना। तो यही चीज़ है, ये अया की जो थोड़ी कड़वी है नेचर में, आर्ट्स वाला स्टूडेंट ने बता दूँ, कड़वी ही नेचर ने, है ना, एसिडिक ही नेचर में। अब क्या हो गया जब वातावरण में चली गई ना, तो क्या होगा आने के साथ अब बारिश आई, जहाँ ये बारिश की बूंदें हैं, अब बारिश की बूंद नीचे पड़नी शुरू हुई तो हवा के संपर्क में तो आएंगी, है ना। ऐ तो खै उसकी डोंट टच भी ऐ तो कौन खस की ना, तो हवा के संपर्क में आई, हवा के संपर्क में आई तो थोड़ी थोड़ी हवा उनके साथ भी लेके आई, साथ लेके आई जब पानी रवा दोनों मिलके यहीं बारिश की बूंद के साथ और नीचे आई तो वो क्यों को कड़वाहट थी उनके अंदर, एसिडिक थी, तो वर्षा भी कैसी होगी, एसिडिक होगी, है ना। तो इससे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा को क्या नुकसान हुआ है, अम्लीय वर्षा से ये जो तारा जो ताजमहल को जो रंग हो स्वरूप वो पड़ गो पीड़ो, क्यों, क्योंकि अम्लीय क्षरण का कारण है ना, जो अपना पत्थर भी गड़ जाए ही, है ना, ये सब नुकसान देखने को मिलता है। साथ के साथ जो आपके पेड़ पौधे हो गए इन पे भी उल्टो प्रभाव पड़ा बहुत है सुने को। और कि मैं तो थारो ना सुने रहो या तो वो कौन कहो बोले पाल रो पानी लागो, अब तो ना जाओ पेड़ो जाओ सुने रहो थारो बाई चीज़ है या वो पाल रो पानी है, उन्हीं एसिडिक रेन बोली जा है। अगला क्या होता है, ओजोन परत क्षरण। अब ओजोन परत के वह है वो भी कि तो बेरो को था ना बेरो तो मैं बता दे छूँ, मेरे काम बताना कोई है। ओजोन परत के है, ओजोन परत एक छतरी की न है ना, एक छतरी मान लो थी ओजोन परत ने, या क्या कार्य करे, सूरज से जो हानिकारक। अब जो साइंस का स्टूडेंट है ना ज्ञान देना है गुरुजी ज़्यादा मत बताया करो, थे तो गणा होशियार हो, 8 साल स्टूडेंट कौन बेरो, है ना, हन महात्मा गांधी का बारे में बेरो है, आए विज्ञान वाली चीज़ें कौन बेरो, हन करना समझाने की काम ही है। और थे भी को गणाशा चार कौन दो चीज़ था एक्स्ट्रा पहले थाने भी कुछ भी नहीं हुआ। अब ओजोन परत एक प्रकार की छतरी की है ना। ओजोन परत से क्या हुआ है, ओजोन परत के कार्य कर अपने ऊपर से जो सूर्य की जो किरण आई है ना, यूवी रेडिएशन खतरनाक किरण हुई, बया किरण हुई, त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा खराब कर दिया हमने त्याग उनको के मत आज सूरज में गयो मेरी टेनिंग होगी सुने डाउन बात टेनिंग उनको जो भी हुआ है, त्वचा अपने जो सेल्स डाई हो जाए ना, अपना काली के ऊपर जो स्किन सेल डाई हो जाए तो भाई यूवी रेडिएशन का कारण ही हो जाए, है ना। थाला दादा की तो कभी होती कौन थाली जना ही हुआ है। अब क्या हुआ, ओजोन परत के करा, ओजोन ऑक्सीजन का 3 मोलिक्यूल से मिलकर बनी, O3 से बन के बनी हुआ है। आप जो सांस लें ऑक्सीजन बात तो O2 है, ऑक्सीजन का 2 मोलिक्यूल हुई, मतलब ऑक्सीजन की 2 बूंद मान लो, और या जो ओजोन हो ना या 3 बूंदा से मिलकर बनी हुआ है। अब एक क्या कार्य हुआ है, जो ये यूवी रेडिएशन हो ना, यूवी रेडिएशन जो खतरनाक हुए हैं बहुत ज़्यादा, हुन क्या कर लेगी छतरी क्या करा बारिश ने रोक लिया ना, या ओजोन परत या रोक लिया। अब क्या होगी, अब भया अपना कर्म हा गणा बुरा, तो आपा क्या करो, जो फ्रीजर के अंदर CFC डाला ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एसिम डालिया कर, हाँ, या गैस डलाओ थे, हन से क्या हो गया, O3 है ना, O3 या जाती रही, O3 पर कमजोर पड़ गई। अब क्या होगी, आया मान लो बात छतरी बात छनछनी होगी, छनछनी तो समझो हम थे, छेद होगा उनके मायने, अब छेद होगा तो क्या होगा, बारी सीधी नीचे आने लगी टपक टपक, यही है यूवी रेडिएशन है, बबी क्या होगी, सीधी अपने पृथ्वी पानी शुरू होगी, इससे गर्मी जो अपने पृथ्वी को तापमान भी बढ़ गो, और आजकल कोई आदमी बाहर न चल जाए जना उनका क्या हो जाए, टेनिंग हो जाए, और लिख के मैं को जानो टेनिंग हो जाए, कैंसर हुआ है डायरेक्ट, टेनिंग ही नहीं हुआ है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई वायु प्रदूषण से। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको वायु प्रदूषण तो कम से कम समझ में आ गो, आज तक तो समझो कि नहीं, पर अब आ जाओ नियंत्रण के उपाय हुए हैं। अब भाई कोई चीज़ हमारा बुरा कर्म तो कर दिया है ना, लेकिन अब नियंत्रण क्या कर सका, हाँ सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करिए। मतलब जैसे सारा का सारा आज का टाइम है यहाँ थाला बैडन कि तो थाना या थाला बैडन भी आए कहते ना कि जा बाहर न जाके पास सामान लेके आना, तो राम स्वरूप की दुकानों पूछना ऊपर आए मोटरसाइकिल का किक मार के जागो, तो जरूरी थोड़ी है पगाओ भी चाल सके है आदमी, है ना। आर के जो अपने बस अब बस आई बाहर रोडवेज चला रखी, बाकी के लिए चला रखी, ये चीज़ के लिए तो चला रखी, इससे क्या होगा कम से कम जो साधना का प्रयोग करांगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है वह कम जाएगी। दूसरी सौर पवन ऊर्जा को भी उपयोग कर सका, है ना। बाई स्कूटी ले रखी ना, ई स्कूटी आजकल बाई यूज कर सको, या सौर ऊर्जा को भी उपयोग करियो जा सका है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो अपनी ऊर्जा रहेगा ना, जो लाइट आवन है क्यों बना, कोयला ही तो बना है। अगला क्या है, उद्योगों में फिल्टर लगाए जा सके, चिमनी को प्रयोग कर सका आप, इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। और अगर विजुअल देखो तो एक गाड़ी है, गाड़ी में धुआं बने और धुआं से वायु प्रदूषण और वो वायु प्रदूषण से क्या होगा, श्वसन रोग होगा है। यहाँ की स्वरूप PDF थाना मेला टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाके ज्वाइन कर लियो। जल प्रदूषण की बात करें तो जल प्रदूषण कैसे फैलता है भाई, जल प्रदूषण क्या फैलियो, अब वो थाने गिलास वाला एग्जाम्पल दिया ना, वो जल प्रदूषण में भी यूज कर सको हो। एक के थी भाई आपने एक बात सोचो, गंगा का गंगा कभी नदी देखेड़ी थारी, यमुना नदी ब नदी नहीं देखेड़ी होगी, बहुत चटाव रखी, तो यार तो कोई थे को अलग कोई जीवन में कुछ गलत काम कौन करे, मतलब यमुना नदी नहीं देखे तो अया आपने जो आप थारा कोई बड़ो शहर होगा थारा आसा पासा है और उनको बड़ो नालो जातो होगा ना, उन देख लो और यमुना ने देख लो, कोई गणों सो फर्क को नहीं है ना। इतनी काली बाहर इतनी आप लो नालों मिला को अया की है। तो क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, कोई गंदा पानी होता है, जैसे सीवर का पानी हो गया, उद्योग है ना भाई, उनके अंदर कोई अलग अलग प्रकार का केमिकल निकली, बस सीधा नदियाँ घेरती हैं, तो सीधा नदियाँ घेरने के नुकसान हो जाए है, बाद नदी है उनमें जो pH को मान भी बढ़ जाए है, उनके अंदर जो एक ऑक्सीजन अपन को तरीको है, मेरे दिमाग से निकल गो, वो बढ़ जाए, इससे ऑक्सीजन कम हो जाए। अब ऑक्सीजन ही अगर मान लो सोच लो पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगो तो जीव जंतु कहीं जिंदा रही, अंदर मछली भी ऑक्सीजन ले गिल्स के थ्रू, तो वह जिंदा कह रही। उद्योगों का अपशिष्ट डाल दिया जाता है और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक है वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो कीटनाशक डाल दी, जय आप ठेके करो, जाओ हर तीसरा मने जय फसल बही गया यूरिया केंद्र पर लाया, कट्टो गेर के मोटरसाइकिल पर पूछा घर गाल के बाल्टी में छिड़क दी यूरिया। अब छिड़को है ना, छिड़कना बाद में क्या है कि तो वह पौधा में चली जाए, और से सोचो मान लिया आप तो उरे कोई नदिया का करने कोई खेत ही है ना, बक एक नहीं बस छिड़का जाए यूरिया और पेस्टिसाइड बस सीधी सीधी कटे जाए, नदी में चलती चली जाए, इससे जानवरों नुकसान तो पूछे है। पहले देखो कितना कागलार मोडीर ए करती आजकल देखने मिली ना, कौन देखने मिली ना, क्यों? क्योंकि भाया आप दाना घेरा दाना बखाया ब तो सल्टगी आ सिस्टम है। अगला क्या है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से चला जाता है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है, पेयजल असुरक्षित हो जाए है, जो यो यहाँ कौन को कि मेरा गोडाम दर्द हुआ है, करतून दर्द हुआ, वो यहीं हुआ है दर्द, क्यों? क्योंकि आप आज बहुत ज़्यादा एक तो जमीन ने बोलो नीचो पानी जा रहा है, अपनों नीचो जा रहा है, तो क्या जो क्या बोलिया करिए फ्लोराइड ज़्यादा आ रही है। दूसरी क्या है, ये जो आप पानी पीवाने के अंदर यूरिया की मात्रा भी ज़्यादा बढ़ी, थालो दादो खाना यूरिया खाए डो इसो ही काम होगा था, है ना, यही फर्क है। तो क्या जब पेयजल भी असुरक्षित हो जाए। दूसरों एजा टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, तो गंदो पानी पी लो, एजा टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। और जो मछली और जलीय जीव होते हैं उनके वो भी क्या जाती है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। नियंत्रण का उपाय बताएं तो गंदे पानी का उपचार करना चाहिए आपको। तो केकर्स को अब मान लो कोई कंपनी है, अब कंपनी का जो सीधो नदी में गंदो पानी डाल लिए अच्छा, तो उन्हें उपचार करके और उन सीधो नदी में डाल सका है। अगला क्या है, रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग। तो मान लो जो उर्वरका को प्रयोग कर रही है कंपनी, जो रासायनिक उर्वरका को हर सीमित मात्रा में उपयोग भी कर सके हैं। भैया अभी को विजुअल समझ लो, गंदा पानी तालाब में और तालाब से क्या को मानव जीवन है वो प्रभावित हो जाए। और आपा तो मान लो कि उद्योग को नहीं, आपने तो हिसाब क्रम कठे करे ही उद्योग को नहीं, लेकिन जठे जी क्षेत्र में उद्योग ही, और जो उद्योग में पानी निकले जो खेतड़ी के आसपास का बच्चा होगा, जो खेतड़ी का नगर का करना कि पानी निकला, एक बार कमेंट कर दियो। उठे जो अपने खेतड़ी को कोपर को प्लांट हो ना, वो मायने पानी निकला कर, तो वो देखियो कितनों कालों में लगो था। मृदा प्रदूषण की, सॉइल पोल्यूशन की बात करें, कैसे होता है सॉइल पोल्यूशन? प्लास्टिक के कारण देखने को मिलता है, रसायन और औद्योगिक कचरे के कारण देखने को मिलता है। अब ठेके गया भाग्या भाग्या गया बाजार में लेके प्लास्टिक की थैली आया है ना, केकर्स को प्लास्टिक को
प्लास्टिक ने क्या तो जला लियोगा, और जलाओगा नहीं जाके करोगा खाओ जो हो को माइनर फेंक दियो या बाहर नहीं तरफ आई आदत अपनी। तो अब के तो वो नाली में जाओ तो नाली चौक हो जाओगी, नहीं गयो तो क्या गो भूमि में चले गो, थाले खेत में चले गो। अब खेत में जाता ही अगर मान लो जठे जी खेत में घणो सारा प्लास्टिक पड़े है, उठे कि में उग जाओगे, को नहीं उगे। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को गलने में लगभग 100 वर्षों से ज़्यादा का समय लगता है, गले ही को नहीं जमा, एकदम काठो आदमी है ना। तो किस किस से फैलता है आपके सामने? प्लास्टिक, रसायन हो गए, जो केमिकल वगैरह। अब आजकल थारी जमीन में पलियाँ जितनी नाज हो जाए कर तो आजकल उतना को नहीं होना। क्यों? क्योंकि रसायनों की वजह से हमारी ज़मीन है वो खराब हो चुकी है। अगला क्या? औद्योगिक कचरा। उद्योग भी कई कचरों निकली, मतलब और तो छोड़ो थारे घर कदे कदे न कदे जो को ना संगमरमर उकी घिसाई कराई होगी, उक घिसाई को पानी भी अगर जठे पड़ जाए, मतलब जो वाइट या जैसे ब्लैक जो भी निकलता है, अगर वो भी पड़ जाए तो क्या उठे जमीन कदे कुछ उग थोड़ जागो को नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो औद्योगिक कचरा है। तो ऐसा कचरा जो क्या हो सकता है, जो आपको जमीन को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? मृदा प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अभी का क्या नुकसान? एक तो भूमि की उर्वरकता घट जाएगी, है ना, भूमि की जो उपजाऊता है वो घटती है। खाद्य श्रृंखला में वैसेले पदार्थ को निर्माण होता है। मतलब अब मान लो भाई थाला दादाली बात दादो है कह करी ना कि भाई थे तो यूरिया खाए हो, तो क्यों हो यूरिया थे खेत में गेरी, वो थोड़ो सो नाज थारे गेहूं में भी चले गो, गेहूं अपना शरीर में चले गो। तो ऐसा क्यों हो? वैसेला पदार्थ अपना शरीर में भी प्रवेश करेंगे। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। जो गोबर के जो आपके सामने जो अपने गाय का गोबर वगैरह है, या खेत के नीचे मेंगनी वगैरह के नीचे, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खाद, केचुआ की खाद होगी, इन सब खादों का प्रयोग करो। प्लास्टिक का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगले वाला प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण था बताने की जरूरत थोड़ी है। कोई भी ब्याह शादी हुआ है, लियावा डीजे धमाधम मचाओ, वही ध्वनि प्रदूषण है ना। अपना तो अच्छो लगा, लेकिन थाली भैंस ने पूछ के देखियो कदे ब्याह हो जना, है ना, बा खुट्टा में सिर दे लेगी पलिया कि हण को ब्याह ना हुआ ना मैं मर जाऊंगी कुछ करके। ओह नया चीज तो यह इन्हीं के कजत ध्वनि प्रदूषण का नाम से जाने जा है। कारण क्या? ट्रैफिक की वजह से आप शहर में जो लंबो ट्रैफिक पू पा हु हा चलती रहे, तो इससे क्या है? ध्वनि प्रदूषण फैले हैं। लाउड स्पीकर, औद्योगिक मशीनें जहाँ पर चलती हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? आपके सामने ध्वनि प्रदूषण है वो देखने को मिलता है। अच्छा, प्रभाव क्या है? अब एक बात सोचो थे, डीजे बाज रहे, उठे नाच रहे, उन्हें तो स्वाद आ रहे, लेकिन जो दूर घरों को मान ले थार कन्ने सी घर ही और थाले घर कन बाज रहे थाने थोड़ी लगा कि कच्ची जैसी रहे डीजे जो गेल छुट्टे ओवर नया। और मान लिया अगर थे कोई शहर में रह रहे हो तो ज़्यादा कोई आदमी और बजाए जा रहे हो, तो क्यों जाओगे थारे दिमाग में चिड़चिड़पना होगी, निकल रहे जल्दी सी। तो इससे क्या आदमी का तनाव हुआ है, समस्या। अगर ज़्यादा ही कोई सारा दिन खटाखट की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो क्या होगी? नींद को नहीं आवे, अगलों के बैरोपन भी उसका भी बैरा भी हो जाए कई आदमी, है ना। लगातार ही संपर्क में रही जना। नियंत्रण क्या कर सकते हैं कि भाई अपन जो शोर नियंत्रण का नियम हो गया, कितने डेसिबल से ज़्यादा आप आवाज़ नहीं कर सकते हो। वर्षारोपण भी किया जा सकता है। अगला क्या है? रासायनिक प्रदूषण। तो रासायनिक प्रदूषण क्या होता है आपके सामने? कीटनाशक भारी वस्तुएं हैं वो क्या हो जाते हैं, जैसे शीशा पारो जानो ना, पारो जो ये अपना थर्मामीटर तो देखे रहोगो आपके सामने, जो अपनी जो बुखार वगैरह हो बा नापी के जा जो मरकरी है ना, बा धातु है करे बा नीलो नीलो कलर को बा मरकरी पारो बोले जान। वो पारो इतना खतरनाक हुआ है, अगर इंसान अगर उसको थोड़ा सा भी सेवन कर लेना तो अपनी मृत्यु भी उसके इतना खतरनाक हुआ है। शीशा पारा दो प्रमुख क्या होती हैं? बहुत खतरनाक धातु होती हैं, और ये धातु है ना लगभग उद्योग में इनका प्रयोग होता है। तो ये उद्योग क्या करेंगे? ये कीटनाशक हो गए, धातु पार हो गए, या आधुनिक रसायन हो गए, इनसे क्या हो जाता है कि तो भाई मान लो वो कोई पानी घेर दियो, वो पानी है कोई नदिया में चले गए और पानी को आप सेवन कर लियो तो अपना नुकसान हो सके है। पृथ्वी में आप घेर दियो नाज उगो पे और नाज उगेड़ो खा लियो तो भी नुकसान हो सके है। तो यही चीज़ें, इसके प्रभाव से आपको क्या देखने को मिलता है? कैंसर या नसों की बीमारी देखने को मिलती है। आपका परिस्थिति तंत्र, पाचन समस्या, वो उससे संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। नियंत्रण कैसे कर सकते हो? सुरक्षित विकल्पों का प्रयोग करके, मतलब અહીંયા का तरीका अपनाओ जिससे क्या है उनको उपयोग मतलब कम से कम करो जा सका। तो सुरक्षित विकल्प है उनको प्रयोग करके रासायनिक हानिकारक जो रसायन है उनके पर रोकथाम लगा के इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करो जा सका है। अगले वाला क्या? परमाणु विकिरण और स्वास्थ्य, न्यूक्लियर हैजार्ड्स एंड हेल्थ रिस्क। तो कोई परमाणु विकिरण होती हैं वो भी क्या एक प्रदूषण के स्वरूप में हुए हैं। समझो कि सबसे खतरनाक वही होते हैं। किस कारणों से फैल सकता है आपके सामने? बिजली घर। तो बिजली घर में जो रसायन जो आपके सामने जो विकिरण निकलती हैं वो कैसी हो सकती हैं आपके सामने? वो तो परमाणु
बिजली घर में आपके सामने जो विकिरणें निकलती हैं वो कैसी होती हैं, वो विकिरणें आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। परमाणु परीक्षण के हो गया, रेडियोधर्मी कचरा हो गया, इससे संबंधित क्या होता है आपके सामने, परमाणु जो कचरा, परमाणु अपशिष्ट हो गया है ना, वो इससे क्या हो सकता है, परमाणु जो आपके सामने प्रदूषण फैलने के कारण रह सकते हैं। आप थे हिरोशिमा नागासाकी जो जापान में, यह कहानी तो सुनी होगी, थाला घर काकनो कि उठे आज भी टापर जामी पे लंगड़ा लुलाई जामी, सुनी होगी ना। मतलब उनके अंदर कोई विकृति देखने को मिलती है। अहिया की बात है कोई नहीं, बहुत विकसित होगा वह, है ना, लेकिन कुछ समय तक वो प्रभाव उनमें देखने को मिला था। वहाँ पर जो अमेरिका ने बम गिराया था ना, परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान पे, तो उसके वजह से उनमें वो बहुत समय तक कैंसर देखने को मिला था, उनके जो फिजिकल डिसेबिलिटी देखने को मिली थी उनके अंदर। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, कोई इंसान को कैंसर हो सकता है, जन्म दोष हो सकता है, मृत्यु दर भी बढ़ सकती चीज़ है। दो दुर्घटना मुख्य रूप से देखने को मिली। चोर्नोबिल दुर्घटना 1986 में क्या वजह है, एक यूक्रेन को अंदर परमाणु षड्यंत्र हुआ है, जिसके अंदर जो अणु अंदर क्या है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए राड लगाई जाए कोई दो अलग अलग प्रकार की, वह फेलियर हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और षड्यंत्र में विस्फोट देखने मिले, तो इससे परमाणु जो विकिरण है वह बाहर फैल जाए और बहुत सा लोगों की मृत्यु जो है। फुकुशिमा क्या है, फूक मार के एक अंदर भी एक जो परमाणु बम में भी फूक के लगी जो 2011 में उठे, जो जापान में बहुत ज़्यादा जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ को पानी को मायने चले गए षड्यंत्र में, और षड्यंत्र में क्या हुआ, पहाड़ को पानी थानबेरा जो समुद्र को पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा है, एसिडिक नेचर को है, तो रिएक्शन करती है मायने जाके वो, और रिएक्शन करने से परमाणु विस्फोट है उसके अंदर देखने मिलो। और जो परमाणु विस्फोट नहीं था, मतलब वो क्या था, उसमें विकिरणें बाहर निकल गई, कंट्रोल नहीं रह पाई वो विकिरणें, तो इस वजह से ये भी आपको देखने को मिलता है। अगला क्या है, ठोस अपशिष्ट कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो घना थर को टेलीविजन पड़ो है ना, घना थारा मान लो यो क्या बोले अपनी प्लास्टिक पड़ो है, पुरानी कोई कुर्सी पड़ी है लो की, ये सब चीज़ें पड़ी हुई है ना आपके सामने, आप क्या करते हो उसको काफ़ी अपन के तो लो लकड़ा दे दो, लेकिन काफ़ी ऐसा कचरा होता है कि जहाँ पर जिसको अपन कहीं नहीं बेच पाते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं अपन, ऐसे कहीं पर फेंक दिया जाता है, या फिर आपके कोई कचरा डालने की जगह होती है अपन वहाँ पर फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो शहरी कचरा होगा, घरेलू कचरा, प्लास्टिक वगैरह हो गया, औद्योगिक कचरे हो गए, आपके सामने धातु रसायन, तो इसको भूमि पर अपन डंप कर देते हैं। वो देखे होगा दिल्ली में अगर थे पेपर देना होगा गया होगा दे, या फिर लिखे होते दिल्ली डंप फाइल के नाम से आता वो, मतलब कितना बड़ा बताओ मत आपनो मोटा पहाड़ है जयपुर यो जोनालो, इस भी ऊंचा उठे के कचरा का ढेर लाग रहे हैं, है ना, 3-4 मंजिला मान लो, इस भी ऊंचा कचरा का ढेर ही किलोमीटर में फैलिया हुआ है कचरा का ढेर है, इतना सोच भी कौन सको थे, लेकिन अँ इतना कचरो उठे अँ कोई रखे है, तो इससे क्या वो सॉलिड वेस्ट है, रासायनिक कचरो है, शहर से निकले हो, दिल्ली शहर से निकले हो कचरो है ना, इससे क्यों है एक और भी हुई मान लीजिए वो कचरों के करके अपनी पृथ्वी ने नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण ने भी प्रदूषण कर रहे है ना, उससे बारिश के बाद में जो पानी निकल के जो आसपास में फैल जाए उससे भी नुकसान हो चीज़ ने, तो ये भी क्या सॉलिड वेस्ट होता है, जो ठोस कचरा अपशिष्ट होता है, ये भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। नियंत्रण उपाय के बारे में बात करें, कचरे का पृथक्करण करना, जैसे सूखा और गीला कचरा होता है, इसको अपन अलग अलग करके रख सकते हैं। जैसे आप जो गीला कचरा होगा इसको अपन, जो घर का कचरा होगा इसको तो अपन डंप करके वहीं पे गलने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर सॉलिड कचरा होता है उसको अपन रिसाइकल करने के लिए बेच सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं। जैविक खाद बन सका है ना, प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग कर सका है। अब पर्यावरण से संबंधित प्रमुख केस स्टडियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको त्रासदी देखने को मिली थी, वो कौन सी थी, भोपाल गैस त्रासदी है 1984 के अंदर वो आपको देखने को मिली थी। उसमें क्या हुआ था, एक यूनियन कार्बाइड नामक एक जो रसायन बनाने वाली, जो यूरिया बनाने वाली एक कोई फैक्ट्री थी, उसके अंदर क्यों गैस हवा रिलीज हो गई थी। समझ कौन सी गैस हुई थी, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस थी, वो रिलीज हुई थी। और सुबह सुबह का समय था, सभी लोग सोए हुए थे, और क्या हवा चलती है और वो सब कहीं फैल जाती है, जो व्यक्ति उसके संपर्क में आए सभी लोग मृत्यु हो गई। गंगा प्रदूषण, अब थाने बेरो गंगा नदी की तीस रूप है वो थाने बेरो है, तो यह भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण कारण है। दिल्ली वायु प्रदूषण, तो दिल्ली का जो प्रदूषण है जिसमें आपके सामने सीएनजी है, सीएनजी की बसें वगैरह चलाई जा रही हैं और ओड इवन पॉलिसी चलाई जा रही है। तो ये तो अब क्विक रिविजन तो कोई देखने की जरूरत को नहीं, मैं बता दिया था ना। अगले की तरफ बढ़े अपन यूनिट नंबर 2 की तरफ, जलवायु परिवर्तन क्या हुआ है।
तो जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जो जीवाश्म के जो ईंधन होता है, जैसे मतन वो कौन बताए, पानी पानी में अपन नमक मिला दियो तो पहले पानी धोलो और फिर कहीं को लगो सफेद कलर में लगो, और मर जमा कोई आदमी को और मन में वो माटी मिला दी, बोले ले ली माटी मिलाई जा क्यों एकदम वो मिट्टी के कलर का हो गया, तो एकदम उसका रंग बदल गया ना। तो इस प्रकार से ऐसे अपन ज़्यादा छेड़खानी करते रहते हैं जो अपनी जलवायु है उसके साथ, तो क्या हो जाता है उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब माटी मिला तो देर वो माटी मिला तो पानी पी लूँगा तो क्या जाओगा, बीमार होगा, तो वही चीज़ है, बीमारी तो देखने मिलेंगे कोई इंसान के साथ छेड़छाड़ करूँगा तो यही छेड़छाड़ मनुष्य ने किसके साथ की, जलवायु के साथ की, तो उसमें क्या हो गया परिवर्तन देखने को मिले और वो हमें क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहला क्या है, जीवाश्म ईंधन, कोयलों को पेट्रोलियम को इसका आपने बहुत ज़्यादा उपयोग किया। औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, आपके सामने जो बिजली है उसकी खपत बढ़ी, और खपत बढ़ी तो क्या हुआ, कोयले का ज़्यादा उपयोग बढ़ा, अपन जो वाहन है साधन का उपयोग करने लग गए, इससे भी क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भारी मात्रा में अपने जलवायु में पहुंची। अगला क्या है, वनों की कटाई, जो वन है पहले देखो कितनी हरियाली देखने मिला करती, अब हरियाली तो आस पास देखने मिले लेकिन पेड़ा का रूप में तो बहुत कम होगी है ना, हरियाली बहुत कम होगी ना। तो यही है कि जो पेड़ पौधे थे उनको काट काट कर अब हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया है। अगला है औद्योगिक उत्सर्जन करना, जो उद्योग हैं, अब आपके सामने जो उद्योग हैं वो भाई जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी औद्योगिक क्रांति बढ़ी, उद्योग भी बढ़ते चले गए, तो उद्योग बढ़े तो इससे क्या वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है भारी मात्रा में निकला, ऊर्जा की खपत बढ़ी तो वहाँ से भी निकला, तो इससे क्या हुआ जो आपके जो जरूरी कोई कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जय की इंडस्ट्री हुआ वह को उन धुआं निकला है ना। तो इससे क्या जाता है औद्योगिक उत्सर्जन से भी जलवायु के अंदर जो आपकी वायु है उसके अंदर प्रदूषण देखने को मिला। अब क्यों है, देखो मैं 2 मिनट और था टाइम लूँगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सारा समझ में आगो जलवायु प्रदूषण को। देखो ओवे के अपने जो एक आया समझ लो कमरो है ना, एक कमरो है, अब कमरा के अंदर क्या है करती, एक कमरा मान लीजिए आप, या फिर एक बक्सा मान लीजिए, एक बक्सा है उसके अंदर बहुत सारी गैसें अंदर डाल रखी हैं अपन ने, समझ में आ गई। अब क्योंकि वो जो बक्सा के अंदर लाइट आई, कांच को बने हुए तो जो क्या बोला करी ही सूर्य की किरण पड़ी, अब क्या होती एक बक्सा के अंदर नीचे एक की चीज़ लाग रही जो क्या करती यूँ टकराती, और जितनी जरूरत होती ना बक्सा के अंदर जो ये पर टकराती और वो वापस चली जाती विकिरण, समझ में आ गई। अब क्या करती, अभी थोड़ी थोड़ी गैस भी ही, तो ये गैस क्या कराया करती, वो बक्सा के अंदर लाइट आई थोड़ी थोड़ी रख लेती ताकि बक्सा को जो टेम्परेचर है ना वो क्या रहे मेंटेन रहे, मतलब जो तापमान है वो मेंटेन रहे, थोड़ी थोड़ी विकिरण आपका कहना रख लेती है ना, और बाकी है वह वापस चली जाती। या ओएब थे को समझो गैस कहीं रखेंगी रख ली या मैं प्रॉपर्टी हुआ है रसायन में है ना, तो वापस चली जाए करती। अब क्यों गो, अब थे क्या करो एक अंदर एक छेद करके और थोड़ी सी जो गैस है ना वो और बढ़ती और ज़्यादा बढ़ती, अब और ज़्यादा गैस बढ़ती होगा तो क्यों जो वही चीज़ है, अब और ज़्यादा विकिरण कैप्चर होंगी भाई, और ज़्यादा विकिरण रखी जाएंगी है ना। तो क्या होगा, अब क्या होगा पहले टेम्परेचर जितना रहना चाहिए उससे क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाओगे है ना, ज़्यादा हो जाओगे तो क्यों जगो जो कांच है वो गर्म हो ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाओगे, समझ में आ गई ना। तो यही घटना देखने मिली अपनी पृथ्वी है ना, अपनी पृथ्वी है बक्सो, और ये जो थन गैस बताई ना या क्या है, ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना CO2 SO2 ये सारी के ग्रीन हाउस गैस हैं, हनको कार्य क्या है सूर्य से जो किरण आई ना बस 70-80% तो रिफ्लेक्ट हो जाया करती, और बाकी जो बचती ना उन्हें ट्रैप कर लेती ताकि भैया अपना जो पृथ्वी को तापमान है वो नियंत्रित रहे, समझ आ गया। नहीं चांद पे क्या है रात हो जाए जो तो -100 डिग्री चल जा, और दिन हो जाए जना कितना चल जा 365 डिग्री तक, ज़्यादा बता दीजिए 100 डिग्री तक चले जा है ना। तो इससे क्या टेम्परेचर एकदम स्टेबल कौन रहे, हन ये गैस है ना ग्रीन हाउस गैस जो आप बोला हन को काम बढ़िया है, ये क्या करें अपना टेम्परेचर ना मेंटेन करके रखें भाई, ना तो ज़्यादा बढ़ा दी ज़्यादा, अगर देखो तो -40 से लेके +40 तक ही अपना लगभग पूरी पृथ्वी पर तापमान देखने मिला है ना, कठे कठे ज़्यादा बढ़ा है। तो इससे क्या हुआ ये ग्रीन हाउस कंट्रोल कराया करती, लेकिन अब क्या करो आप हन की मात्रा बढ़ा दी क्या उद्योगों के द्वारा, तो अब क्या होगा अब जो पृथ्वी को तापमान बढ़ना शुरू होगा, अब पृथ्वी को तापमान बढ़ गो तो कोई चीज़ गर्म होगी तो क्या थी भाई बर्फ का जो अपने ग्लेशियर था वह पिघलना शुरू होगा। अब ग्लेशियर हम छोटो मोटो पानी को नहीं थे सोचो, तो आपने जो पृथ्वी में जितना पानी है या फिर जितना और पानी उससे ज़्यादा ग्लेशियर हम है, तो ग्लेशियर का पानी पिघल पिघल के समुद्रों में आने लग गया, बरसात ज़्यादा भाई
आपने पानी जो वाष्पीकरण ज़्यादा होने लगे, बरसात बेसमय की होने लगी, इससे क्या समुद्र का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है। तो समुद्र को जो टेम्परेचर का जो समुद्र का स्तर है उसमें भी वृद्धि होने लगी। अनियमित वर्षा और बाढ़ देखने को मिलती है। अब थे काफ़ी बार ऐ कौन खाने लग जाएंगे कौन सा टाइम की वर्षा होने लगी, टाइम में तो मैं कहती देखिए को नहीं वर्षा, है ना, ये आपको सुनने को मिलता है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज के समय आप अगर अपन सही से एनालिसिस करोगे तो पहले जो फसल आप एक समय पहले 1 महीने पहले बोते थे ना, आजकल वो 1 महीने बाद में बोने लग गए हैं। अपन 1 महीने का डिफरेंस है वो लगभग अपनी जलवायु में देखने को मिल रहा है ना। कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो अपनी तो सारी फसल क्या पर डिपेंड है। 80% लोग हम थे वीडियो देख रहा होगा कृषि करता होगा, 80% करके एक ही फसल यहाँ पर तो जो बारिश हो जावा अब बड़ी ये टाइम वाली, तो अगर नहीं हुई जना क्यों जागो ज़्यादा होगी, जब बया नुकसान हो जाए, नहीं हुआ तो बया नुकसान जगो, तो कृषि पर भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। वैश्विक तापमान की बात करें अपन, वैश्विक तापमान क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, CH4 और NO2 की अधिकता के कारण तापमान बढ़ता है। तो मैंने बता दिया था ना आपको, ये वही गैस है जो गिलास के अंदर आप गैस डाल रखी ना, वह कौन सी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। ये वो गैसें हैं जो पृथ्वी पर क्या करती हैं, जो सूर्य की विकिरण है उनको कंट्रोल ट्रैप करके वातावरण को नियंत्रित करने की कार्य करते हैं। तो ये ज़्यादा होने से क्या हो जाती है, हमारे जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ जाता है। इससे क्या हो गया, आपके सामने जो ग्लेशियर पिघलते हैं, समुद्रों में तूफान देखने को मिलते हैं और गर्मी की लहरें, जब पहले लू चालिया करती है, आजकल क्या चलने लगी, हीट वेव चलने लगी, सुने होती है ना। कदे भी मौसम विभाग ने दी चेतावनी हीट वेव चलने की संभावना, पहले कदे आज 2-3 साल पहले सुने होगी थे हीट वेव, आजकल ही चलने लगी है। इससे क्या होगा कि जो मतलब लू तो पहले भी चला करती, गर्मी पहले भी होती, लेकिन एकदम जो मतलब भीषण गर्मी देखने मिला है उनके बोले जाए वो गर्मी की लहरों के नाम से जाना जाता है। नियंत्रण का उपाय क्या कर सकते हो भाई, ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ। अब एक सड़क है जिसका किनारा पेड़ पौधा लागने बथन उसको तापमान देख लियो, और एक देख लियो जठे कोई भी पेड़ पौधा ना नहीं लाग रहे, उस सड़क को तापमान देख लियो कि अंतर मिलेगा ना। क्यों, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आपको जो हीट है उसको ऑब्जर्व करने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, कोयोटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को हमें मानना चाहिए, जिसमें क्या कर रखा है कि हमें इतना ही तापमान बढ़ाना पृथ्वी को, उस पर नियंत्रण की बात कर रखी है। ओजोन परत क्षरण की बात करें, ओजोन लेयर डिप्लेशन की, किस कारण होता है ओजोन परत का क्षरण, वो आपको देखने को मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन गैस हो गई, इन सब गैसों के कारण निकलने के कारण आपको ओजोन परत है उसका डिप्लेशन है वो देखने को मिलता है। प्रभाव की बात करें तो आपके सामने जो हानिकारक बेराबिंगनी किरणें हो गई भाई, यूवी रेडिएशन है ना, वही है ना। इससे क्या मैंने बताया था, ओजोन लेयर व छतरी है, वह छतरी में छेद होना शुरू हो, क्यों हो, क्योंकि जो गैस में CFC गैस होया करती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, उसके अंदर आपके सामने वो उसने उसमें छेद कर दिया, वो धीरे धीरे पतली हो गई, तो पतली होने के कारण सीधी यूवी रेडिएशन अपनी पृथ्वी पर आ रही है। इससे क्या हो सकता है, आपके त्वचा कैंसर हो सकता है, आंखों की बीमारी है बा हो सकता है। नियंत्रण के उपाय बताएं, CFC पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। मोनिट्रोल जो प्रोटोकॉल है 1987 में जो लागू किया गया था, इसको अपन को अच्छे से मानना चाहिए। तो मोनिट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो करो 1987 वाले को, और नियंत्रण करने का प्रयास करो। सब चीज़ें बता दी थी धन्यवाद, छतरी वाला एग्जाम्पल देखिए। मैं एसिड रेन की बात करें तो SO2 और एसिड रेन भी बता दी, वो कौन बताया था ना मैं कि गुस्सा वाला आदमी एक रहा है कौन गुस्सो, तो वह सब चीज़ें था मैं अपने बता चुका हूँ, पहले ही यूनिट में बता दी। SO2 और NO2 गैसें जब जल में मिलती हैं तो क्या हो जाता है, H2SO4 और H1O3 मिलता है। एक बार फिर से बता दें, मतलब अगर वो गैस हुई है ना, जो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड है, ये हण के अंदर अम्लीय प्रवृत्ति हुआ है, और जब ये पानी के साथ मिले तो क्या है, सल्फर हाइड्रस ऑक्साइड बनाती हैं, और सल्फर नाइट्रोक्साइड इनके द्वारा इन जो रसायन इनके द्वारा प्रयोग होता है, मैं भी भूल रहा हूँ ऑप्शन का नाम। इसके प्रभाव से क्या देखने को मिलता है, इनके फसलें नष्ट होती हैं भाई। मथान बताए पाल रो पानी जब थे फसल और कदे कदे शुरुआत की बारिश हुआ है जना कौन की पाल रो पानी लागू, अब पत्ता पीला होना शुरू हो गया इनका, तो वो पाल रो पानी क्यों है आपका सामने अम्लीय वर्षा के रूप में जाने जा है। अया कौन को पहली वर्षा में नानो इंसान की जो ये फुंसी वगैरह हो गया आपके सामने, आपको कोई त्वचा से संबंधित रोग हो गया वो सही हो जाता है, क्यों जो है, क्योंकि अम्लीय वर्षा, और अम्लीय वर्षा से त्वचा है को ऊपर अगर मान ली कोई बैक्टीरिया वगैरह था वह क्यों जाए नष्ट हो जाएंगी, तो इससे क्यों आपके सामने। और इमारतें भी क्षतिग्रस्त होती हैं, क्योंकि मार्बल वगैरह को सबसे ज़्यादा नष्ट कौन करता है, अम्लीय वर्षा ही नष्ट करती है। जल स्रोत सारे अम्लीय हो जाते हैं, जितने भी जल के स्रोत आपके आसपास में वो सारे अम्लीय प्रवृत्ति के हो जाते हैं।
इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? आपको स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करो, मतलब आपके सामने ऐसी ऊर्जा का प्रयोग करो जिसमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका उपयोग में हो। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय आपके सामने, जो भी आप वाहन का प्रयोग कर रहे हो। अगले कुछ पर्यावरण से संबंधित कानून है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कानून है, इनको तो रट ही लेना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण प्रदूषण 1986 का कानून बनाया गया। इसमें सरकार ने क्या, एक पहली बार 1986 के अंदर पहली बार नियम बनाया कि जो भी किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होगा उसको नियंत्रण करने के लिए उद्योग हो गए, आपके सामने जो गाड़ी वाहन हो गए, है ना, इन सबको प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य करना होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों पर पहली बार ये कानून बनाया गया। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 में, इसमें क्या है, वायु प्रदूषण रोकने हेतु सीपीसीबी और एसपीसीबी की स्थापना की गई। तो ये आपके सामने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 2 कंट्रोल बोर्ड का निर्माण किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, तो जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए आपके सामने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड की शुरुआत की गई 1974 में। अगला क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वन्य जीवों की रक्षा हेतु, वन्य जीवों की रक्षा और राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों को निर्माण की रक्षा हेतु 1972 में निर्माण किया गया कि भाई जो जैसी जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल देखने को मिलते हैं, वन्य जीव रहते हैं, उनसे संबंधित आपके सामने उनके कंट्रोल करने के लिए 1972 में क्या बनाया गया, आपके सामने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1987, तो वनों की कटाई पर नियंत्रण करने के लिए, वनों को संरक्षण करने के लिए आपके सामने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो 1980 में उसका बनाने का कार्य किया गया। अच्छा, इसमें क्या बात कर, अलग अलग प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी है, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए जिनसे क्या आपके सामने जो ओजोन परत है उसमें क्षरण देखने को मिल रहा है, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण का कार्य किया गया। तो इसमें पहला कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटेक्शन 1987, तो जो मॉन्ट्रियल के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसको यूज किया गया, प्रोटेक्शन का नाम है प्रोटोकॉल। एक मॉन्ट्रियल नामक जगह है, वहाँ पर प्रोटोकॉल किया गया, समझौता किया गया 1987 में, जिसमें क्या था कि ओजोन लेयर है, देखिए गए कि भाई एक वो नासा है, आपने क्या करी, एक तस्वीर जारी करी थी जिम क्या दिखाया, तो अंटार्कटिका जो जगह है ना जठे बर्फ बर्फ है उठे उसके ऊपर जो ओजोन पर है, तब जो आप थोड़ी पतली हो रही है बात दिखाई गई, कंपैरिजन करेगो पिछला 200-300 साल जना क्या करेगो, मॉनिट्रियल प्रोटेक्शन 1987 में आपके सामने एक समझौता किया गया। इसमें क्या था, ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आजकल जो फ्रिज वगैरह उसके अंदर ये नहीं डाली जाती है, तो इसलिए अब ओजोन से संबंधित जो समस्या थी वो तो धीरे धीरे सोल्व हो गई है। अगला क्योटो प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल 1997 है, उसको किया गया। तो क्योटो के अंदर प्रोटोकॉल होता है 1997 में, उसमें क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन हम करेंगे, मतलब क्या करो कि भैया जितने जो उद्योग वगैरह हैं उसको इस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा कि उससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, कम से कम वातावरण में फैलें। तो एक तहत आजकल जो उज्ज्वला योजना शुरू करी गई कि जो लकड़ी को जलाकर जो लोग खाना पकाते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए लोगों को क्या दिया गया, सिलेंडर दिया गया था। किसके तहत है, पहल क्योटो प्रोटेक्शन के तहत ये पहल की गई। अगला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए। अब जैव विविधता क्या है भैया, मान लो के बताऊँ थाने अँ का कोई जगह है जठे के है जंगल देखने मिली ही, पेड़ पौधा ही, जीव जंतु रही, शेर सार हिरन आरण ये सब रही उठे, मतलब जो एक दो पोखर भी ही, बढ़िया जगह है एकदम, है ना। तो अँ की जगह ना कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, ताकि उठे कोई उद्योगों का निर्माण नहीं हो जा, लोग जाके रहन ना लाग जाए, क्योंकि लोगों को मन भी तो की जगह ही लगा है ज़्यादा, और भाई उठे खनिज वगैरह भी हुई तो अवैध रूप से उन्हें करना जाए, कोई पर्यटन स्थल नहीं बना दी। इसलिए क्या बनाया गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसका निर्माण किया गया 1992 में। इससे क्या हुआ, वहाँ की जो जमीन वगैरह उसको संरक्षित किया गया। अगला क्या है, केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC 1997 में। अब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया गया, रसायनों का उपयोग किया गया, मनुष्य पर रसायन छिड़के गए। जैसे सबसे जो वियतनाम युद्ध हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच में, वहाँ पर वहाँ पर क्या कहता, वियतनामी युद्ध था शायद, कमेंट अगर गलत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार। वियतनामी देश था, वहाँ पर उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर क्या किया था, जो अमेरिकी लोग हैं ये घना बहुत सियाना ही, ये दूसरा नहीं ज्ञान दी, इनका कर्म बहुत बुरा ही है, क्या करो उठे बहुत ज़्यादा रसायन गिराया था, तो इससे क्या मनुष्य का शरीर पर वो पड़ता तो वह गल जाया करता।
तो ऐसे जो केमिकल वेपन है इनको बनाने के लिए, ताकि इससे क्या हो, जो पर्यावरण होता है उसको भी प्रदूषित होता है, इसके लिए 1997 में समझौता किया गया कि हम इस प्रकार के रसायनों का कभी भी उपयोग नहीं करेंगे और ना ही इनका निर्माण करेंगे। प्रकृति संरक्षण और आदिवासी अधिकार, नेचुरल रिजर्व एंड ट्राइबल राइट्स। तो आपको पता है जैव संरक्षण करना जरूरी है भाई, जैव विविधता बचाना जरूरी है, लेकिन आदिवासी लोग ये तो हमेशा उठे रहता रहे ना भाई जंगला के अंदर, तो उनका भी अधिकार है ना बचाना जरूरी है। इसलिए क्या करेगा, अलग से अधिनियम बनाया गया। प्रकृति संरक्षण क्षेत्र, तो अलग अलग प्रकार का जो क्षेत्र बनाया गया, जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व है उनको निर्माण किया गया। अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह होती हैं, ये उनका अलग अलग राइट हुई। जैसे आदिवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या किया गया, आदिवासियों को वन संसाधनों पर अधिकार बताया गया। इम के बतायो कि वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू करी गयो, जिम यही बताया गया कि आदिवासी लोग ना उनको वना पर अधिकार है, तो उनने उनसे दूर कौन लेके जा सका, उन्हें उनसे वंचित कौन कर सका। समझ में आ गया आपको। तो इसलिए आदिवासी लोग हैं उनको वनों का ही एक प्रकार का भाग माना गया। अगला क्या है, मानव वन्य जीव संघर्ष। तो क्या है, अब मान लिया बात सोचो, जो पहले जंगल होया करता तो जंगल में जानवर हो जाया करता, और तो इंसान ने ज़्यादा दिक्कत को नहीं। चित्ता को एग्जाम्पल ले लो, तो ठीक है कि भाई मान लो उन पहले जो हिरण वगैरह मिल जाया करती तो वह खा लेता है ना, उठे पर्याप्त जानवर है, और भाई हर जो जानवर को फिक्स क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वो और कोई ना कोई नहीं। अब क्या हो रहा है, इंसान मकान बना लियो, तो अब क्या रखो उसका क्षेत्र में, भाई उसका क्षेत्र में आदमी है वो थोड़ी है उनके क्षेत्र में, है ना, तो वो क्या हो घर में घुस जाओ, तो इससे क्या होगा, नुकसान उसका है। तो यही बताया जा रहा है कि जो जीव जंतुओं के क्षेत्र में हम घुसे हैं वो हमारे क्षेत्रों में नहीं घुसते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, मानव और वन्य जीव का संघर्ष बोला जाता है। अभी तेलंगाना में थोड़े से दिन पहले वो वनों की कटाई की जा रही थी, आपने वीडियो देखा था ना जिसमें जेसीबी को उठा दिया था उस साथी ने, वो वीएफएक्स था फिर रियलिटी, लेकिन वो देखने को मिल रही थी कटाई उससे संबंधित। तो जनसंख्या वृद्धि के साथ क्या हो रहा है, जलों पर जो आपको जंगल है उन पे अतिक्रमण किया जा रहा है, लोग वहाँ पर रहने लग गए हैं। इससे बाघ, हाथी, तेंदुआ आदि से आपको क्या देखने को मिलता है, संघर्ष है वो देखने को मिलता है कि वो आपके क्षेत्र में घुस जाते हैं और इससे बहुत बड़ी धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये आपका यूनिट नंबर 2 का मैंने रिवीजन करा दिया। बात करेंगे अपन यूनिट नंबर 3 की, जिसमें क्या है, मानव जनसंख्या की वृद्धि, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। मानव जनसंख्या क्या है, देखो पहले एक बात देखो, पहले थारो दादो है करता हूँ, तो पहले थारो दादो एक लोहो, है ना, अब कई दादा के नाम पर तो डाणी बन गई, समस्या यह हो रही है ना। आज और ज़्यादा साल पुरानी बात को नहीं, 100 साल पहले कोई दादो आयो बच्चे और पूरी डाणी हो रही है, हाथ उठे, तो ऐ है कि पहले एक थार दादो है, फिर 2 और बेटा या उकत थे 4 होगा, तो इस हम बढ़ तो जा रही है ना जनसंख्या। तो यही है, इन्हें क्या बोले जा, जनसंख्या को विस्तार बोले जा है। यह चीज़ मैंने कोई गणित बताने की जरूरत नहीं है, तो सबने पता है। तो आज के समय में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारी जनसंख्या है उसमें तेजी से बढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो हमारी जनसंख्या वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब क्या है, पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखो, पहले मान लो पहले थारे घर में क्या था, सिर्फ 2 ही आदमी हैं या 4 आदमी मान लो, तो 4 आदमी है, तो 4 आदमी भाई अदबद मान लो, तो 15 रोटी एक टाइम की बोली, 14-15 रोटी बोली है। अब क्या होगा, अब आदमी होगा 10, तो कितनों खाना चाहिए, अब बोई कितना चाहिए, पहले जितने खा रहे हैं तो 30 रोटी चाहिए ना, तो ना ज़्यादा लाग रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक उदाहरण बताया मैंने, ऐसा नहीं होता है लेकिन उदाहरण के रूप में चीज़ों को समझिए आप। तो इससे क्या होता है, संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। अब संसाधन के मान लो थे 32 रोटी तो खा रहे हो, 32 रोटी क्यों बने, गेहूँ, और गेहूँ किस कहाँ उत्पादन, खेत में, और खेत में जब उसको उत्पादित करोगे तो पानी लगता है ना, उसमें लगता ना, तो संसाधन पे आया दबाव। तो यही चीज़ है कि पानी ज़्यादा खर्च हो रहा है, और पानी कितने निकाला, भूजल से निकाल रहा है, ज़मीन से निकाल रहा है, वो नीचे जाया जा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जो संसाधन होते हैं उन पे लगातार दबाव है वो बढ़ता जा रहा है जनसंख्या वृद्धि का। ज़्यादा शहर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल। आस पास का कोई शहर देख लो आप, उसमें कितनी तेज़ी से विस्तार हो रहा है उसका। पहले शहर 4 दुकान है करती है, आज देखो शहर कितना आगे निकले हैं। उद्योगीकरण देखने को मिल रहा है, इससे क्या होता है, प्रदूषण है वो बढ़ता है। क्यों, अगर भाई जनसंख्या है, उसको खाने पीने के लिए संसाधन भी चाहिए, चीज़ें भी चाहिए, उसका निर्माण करने कौन करते हैं, उद्योग, और उद्योग निर्माण करते हैं तो प्रदूषण भी बढ़ता है। पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या वृद्धि कारण, वनों की कटाई होती है, एक तो वन कटते हैं, जल एवं वायु प्रदूषण देखने को मिलता है भाई, जो एक तो पानी को प्रदूषण हो जाओगे, दूसरा जल का प्रदूषण भी देखने को मिलता है। अगला क्या है, जैव विविधता की कमी। इसके साथ पहले क्या होता था आपके सामने, जो भाई जंगल रहा करता, जानवर रहा करता, खूबसूरती रहा करती, वह खूबसूरती कौन रही, बस इंसान वाली खूबसूरती बच रही है अब तो, है ना। तो क्या जैव विविधता वो भी समय के साथ नष्ट होती जा रही है।
मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण क्या है, सभी लोगों को पर्याप्त रूप से खाना नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, कुपोषण देखने को मिलता है। कुपोषण है, कु प्लस पोषण से याद कर लो। कु मतलब नहीं और पोषण मतलब खाने पीने की वस्तु है ना, पोषण मतलब पोषक तत्व है। तो नहीं होंगे तो इंसान क्या हो जाएगा, कुपोषण। दोनों प्रकार का को गणो, मोटो को भी कुपोषण मान्य जाए, कोई गणो पतलो को भी कुपोषण ही मान्य जाए। संक्रामक रोग माने फैलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कोरोना जैसा रोग था, है ना। आज के इसमें हर तीसरे दिन वायरल आ जाती है, हर तीसरे दिन नए वायरस आ जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं भाई, बहुत सारे लोग होंगे तो संक्रमण जल्दी से फैल जाता है, तो इससे क्या जाते हैं, संक्रामक रोग हैं वो भी फैलते हैं। और मानसिक तनाव है, मानसिक तनाव तो देखो ज़्यादा इंस्टाग्राम रील देखने को मिल रहे हैं, चाहे थे झूठ बोलो चाहे सच बोलो, तो मानसिक तनाव वो भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आज के समय कंपटीशन बढ़ गया है। पहले आज के समय देखो हर युवा है, पहले कोई भी आदमी अगर तो कदे थार पिताजी ने पूछो, पहले 23-24 साल की उम्र तक तो सोचता कि अपना जीवन में करना क्या, तो बहुत छोटी उम्र में कमाना शुरू कर देता, या सोचता रामू के अब अपन जीवन में कराएंगे। अब आजकल का टापर 10वीं क्लास में बाद में ही, और पहले उन्हें कोचिंग में गा लेगा, बोलो नीट की तैयारी कराओ, हन्ना बोलो कया को तो 8वीं क्लास में तैयारी शुरू कर दी, तो वो बच्चा बेचारे खेलने की उम्र रह कहाँ गई है ना। पहले स्कूल में जाएंगे और बाद में ट्यूशन पर जाएंगे और कठे जाएंगे, तो इससे क्या जाता है, बच्चे का जो स्वास्थ्य है उस पर विपरीत प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इससे क्या मानसिक तनाव भी बढ़ता है। अब बात करें कार्बन फुटप्रिंट क्यों है। अब था ना उदाहरण से समझाऊंगा। पहले फुटप्रिंट क्यों है, पदचिन्ह तो बोला जाए ना। अब आया तो कार्बन गैस भी होती है, कार्बन से कंपोनेंट भी बनते हैं। तो कार्बन खुद का आपका कोई जूता पहन रखा है, पग देख तो जा रहे है, आया को नहीं हुआ ओके हुआ है। आपको एक उदाहरण से समझाओ, एक बिस्कुट है, बिस्कुट का जब निर्माण हुआ है ना, तो बिस्कुट का निर्माण कैसे होता है पहले उसको समझेंगे, फिर कार्बन फुटप्रिंट को समझाऊंगा आपको अच्छे से। सबसे पहले क्या हुआ, एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी थी, वो रामलाल नाम को किसानों जाके बोलियो कि रामलाल बात है खेत तेरे 100 बीघा खेत है ना, और सारा बाग गेहूँ मैं लेके जाऊंगा। रामलाल लाजियो को, और रामलाल भाई वह खेत में के गेहूँ। तो उसने जब जैसे गेहूँ को उगाया, तो उसने गेहूँ को उगाता है वो, तो वो क्या करता है, उसके अंदर उर्वरक भी डालता है, उसके अंदर डालता है क्या, पानी भी उसके अंदर खर्च होता है। तो जैसे उर्वरक और पानी उसने डाला, तो इससे क्या आपके सामने एक तो जो संसाधन था आपके जल वाला, और दूसरा आपके सामने जो संसाधन था और जो ये रसायन थे, उससे क्या जल प्रदूषण देखने को मिला। तो इससे क्या आपका कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ा। फिर क्या है, वो कटाई कराई भाई उनकी, तो क्या है, कटाई कराई जना मशीन चाली, उससे क्या थोड़ा बहुत प्रदूषण देखने मिलो। अब रामलाल का मान लो 100 बीघा खेत में जितना भी गेहूँ या वह भर के कट्ठे गया, कंपनी में गया, तो कंपनी में गया तो इससे क्या जो भाई गाड़ी चाली उनमें भी थोड़ा कार्बन निकलो, तो उससे भी क्या कार्बन है वो वातावरण में गयो। फिर क्या है, वो कंपनी में चले गए कि धुलाई होके निर्माण करियो को, बिस्कुट को निर्माण करियो। पूरी प्रक्रिया में जब निर्माण करियो तब क्यों बिजली भी चाहिए, बिजली में तो चल रहा है मशीन सारी, तो बिजली क्यों बने, कोयला बने, और कोयलों क्या करो, कोयलो जले जना क्यों जा धुआं फैला, तो इससे भी कार्बन अपना वातावरण में गयो है ना। फिर क्या उसको आपने बिस्कुट बना लिया, बिस्कुट को पैक किया, तो प्लास्टिक से किया जाता है, प्लास्टिक से किया तो उससे भी अगर उसको बाहर वेस्ट किया जाएगा तो उससे भी कार्बन निकलेगा, कार्बन फुटप्रिंट पड़ता है। और फिर जब उसको आपको आपकी दुकान तक पहुंचा और आपने खाया तो उससे भी क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है। समझ में आ गया ना आपको। जैसे जैसे वातावरण के अंदर कोई भी गतिविधियों के द्वारा, कोई वस्तु के द्वारा निर्माण में, उसके उपभोग में कितना कार्बन है हम वातावरण में छोड़ते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, कार्बन फुटप्रिंट को नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया अच्छे से हर चीज। किसी व्यक्ति संस्थान या देश द्वारा छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैस CO2 CH4 की कुल मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना। जठे जठे कार्बन डाइऑक्साइड है वह छुट्टे है, वो पूरी प्रक्रिया में जो नाइट्रस ऑक्साइड छुट्टा है, मतलब मीथेन गैस छुट्टा है, उनके कहा जाए कार्बन फुटप्रिंट का नाम से जाना जाए। क्या प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है, वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। क्या क्या होता है आपके सामने, जलवायु है वो। अगला क्या है, वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि हो जाती है। इससे क्या हो जाता है आपके सामने, जो वातावरण है वो गर्म होता है, और इससे आपका अलग अलग प्रकार की जो जलवायु प्रदूषण हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, वो देखने को मिलता है। आप कैसे कम कर सकते हो इन सब चीज़ों को, सार्वजनिक वही है, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करो, अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करो, वर्षारोपण आप कर सकते हो। अब क्या है, दो है कार्बन फुटप्रिंट वाला, तो आपको समझ में आएगा।
पुनर्वास और पुनर्स्थापन। तो अब क्या होता है, रीसेटलमेंट और रीहेबिटेशन आपको देखने को मिलता है। इसको अपन एक उदाहरण के साथ समझेंगे। अब के हो, अब रामलाल को खेत, अब रामलाल को खेत हो नदी का किनारा है ना। तो अब के भाई एक दिन सरकारी अधिकार आया, बोले रामलाल बड़ा दिन होगा, बोले तेन खेत बात आप चाल बोले रू कहीं वो बोले कहीं हाँ बोले भाई जीव रे बना बांध, और बांध बना गो ना जना रह गो कठे कि पानी में थोड़े रह गो, वो तो तेरो खेत तो चलियो जागो है ना। तो अब के हो रामलाल ने भया बस जमीन तो ले ली सरकार, उनको बदला उन बसा दियो और कठे है ना, समझ में आ गई। तो उनके बोले जाए विस्थापन बोले जाए। काफ़ी बार तो ये समझ ऐसे भी होता है, और काफ़ी बार क्या होता है जहाँ मान ले यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, गाजा में युद्ध चल रहा है, या फिर कोई दंगा देखने में जाए, इस लोग के वहीं सुरक्षित जगह चले जाएंगे है ना। जैसे आपके सामने बांग्लादेश वाले घुसपैठियों का अपना मुद्दा चलता रहता ना, तो वो क्या जाते हैं वहाँ के रोहिंग्या हैं, उनको परेशान कर दिया था, वो कुछ भारत आ गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, म्यांमार के रोहिंग्या वो है ना, तो कुछ बांग्लादेश आ गए, कुछ यहाँ पर आ गए। तो इससे क्या हो जाता है आपके सामने, उसी को विस्थापन व पुनर्वास के नाम से जाना जाता है, उसको विस्थापन के नाम से जाना जाएगा। तो क्या होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे बांध का निर्माण हो गया, खनन हो गया, उद्योगों के कारण लोगों को क्या कर दिया जाता है, उस जगह से विस्थापित कर दिया जाता है, उस जगह से उनको हटाकर किसी दूसरे जगह पर रहने के लिए जगह दे दी जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे लोगों के घर भी चले जाते हैं। खेती की जमीन में रामलाल को घर गए और चली गई खेती, तो वो दुनिया को नुकसान। और क्योंकि रोजगार है, उसका रोजगार क्या था, खेत था भाई, वो भी उसका चला गया। तो इससे क्या उदाहरण से समझो, जमीन सरकार देती है हर चीज़, लेकिन मुख्यतः घर, खेती और रोजगार का नुकसान देखने को मिलता है। अच्छा, और तो सब चीज़ ठीक है, मान लिया आदमी रहे हैं घर खेती तो और मिल जाए, लेकिन सेंस करती है मान लीजिए गांव में रिया कर, तो अब वो गांव का सारा लोगों ने अलग अलग जगह जमीन दी, अब मैंने शहर में बसा दिया, तो जो गांव में जो जय की सेंस करती है बस शहर में को नहीं ना, है ना। दूसरा अगर कोई स्टेट में बसा दिया तो वहीं दिक्कत है। तो संस्कृति का संतुलन भी आपको देखने को मिलता है। पुनर्वास का क्या क्या उपाय किए जाते हैं भाई, सरकार क्या करती है, कुछ उचित मुआवजा भी देती है उन सब लोगों को, रोजगार व प्रशिक्षण देती है, कोई कंपनी में उनको नौकरी दे दी है ना। सामाजिक पुनर्स्थान मतलब उन सब लोगों को क्या कर सकती है, एक साथ किसी जगह को कम्युनिटी बनाकर वहाँ पर उनको बसा दिया जा सकता है। जैसे एक प्रमुख था नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे क्या बड़े बांधों से प्रभावित लोगों ने अपने अधिकार के लिए रक्षा के लिए कौन सा किया था, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन उसको शुरू किया था। अब अगले वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, आपदा प्रबंधन बोले जाए। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, जैसे कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गई, उन बचने के लिए जहाँ थे कदे, अब बारिश का मौसम में सुनता होगा, अब की बार तो कोई तूफान को नहीं के सुना करो ना बारिश का मौसम में कि तेलंगाना के क्या वो तब उड़ीसा के तट पे जल्द टकराने वाला है तूफान। सरकार ने मौसम विभाग ने दी चेतावनी, सरकार ने लगाई एनडीआरएफ की टीमें, और जो निचले इलाकों से लोगों को क्या किया गया, सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया गया। सुनेड़ी होगी न्यूज़ में खबर, न्यूज़ तो आप देखा कटे, हाँ जो है कि खबर देखा ना आप ना, तो इंस्टाग्राम पर रील देखने में टाइम नहीं मिल रहा। आपदा प्रबंधन की बातें करें तो आपदा प्रबंधन में क्या आएगा, बाढ़। अब बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए जिस जैसा प्रबंधन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। बाढ़ की अच्छा एक बढ़िया खुशखबरी हो रही है बच्चा के लिए कि थोड़ा सा दिनों बाद में सुनने में आ रही है कि टिकटॉक भी चालू करियो जाको, तो और ज़्यादा कंटेंट देखने मिलेगा। तो बाढ़ का क्या होगा, बाढ़ के कारण लोगों जो बाढ़ होती है उससे भारी वर्षा और नदियों में उफान देखने को मिलता है। तो भाई मान लो बहुत ज़्यादा बरसात होगी कोई जगह, तो क्यों को भाई लोगों का ग्राम पानी भर जाए है, नदी नाला में भी उफान देखने मिला है। इससे क्या होगी, जनमाल की हानि नहीं होगी। मान लिया अब थारो घर होम पूरा पानी भर गो, तो क्या होगो, थारा जितना भी सामान हो वो सारो खराब हो जाएगो। तो यही है कि जानमाल की हानि है। या एक थोड़ा छोटी सी बकरी बा पानी में डूब के मर गई, को कुत्तियों बिल्लिया ये सब मर गया, तो इससे क्या जानमाल की आली हो जाए। उपाय क्या हो सकता है, बांध व नालियाँ हैं उनको समय पर बनाया जाए। अब तो कोई भी शहर देखो उनकी नालियाँ में देखिए ये पानी बाहर नहीं निकलने में मिल लगो, क्यों, क्योंकि सही से प्रबंधन ही कौन करे नगर पालिका के द्वारा। भूकंप क्या होता है, आपके सामने आप सब अधिकतर 8 के स्टूडेंट होगो, तो दो प्लेट होती हैं आपके सामने, है ना। पृथ्वी किससे बनी, प्लेटों से निर्मित होती है, वो आपस में टकराती रहती है, उनमें घर्षण होता रहता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपके सामने भूकंप वो देखने को मिलता है। इससे भी वो हो सकता है आपके सामने इमारतें गिर सकती है, जनहानि हो सकती है। इसका उपाय क्या कर सकते हैं अपन, भूकंप रोधी ऐसे इमारतों का निर्माण करें जिससे भूकंप आ जाए तो उसका कम से कम प्रभाव देखने को मिले। चक्रवात की बात करें, चक्रवात जो साइक्लोन होते हैं, जो अभी था बताया ना उड़ीसा के तट पे टकराया चक्रवात, तो जो हवा है ना, जो
मान लो जो समुद्री इलाको है वो ठीके हुआ है और वह है वो बहुत तेजी से चलन लाग जाए ही, अपना साथ बरसात लेके चले ही, इसे क्यों चक्रवात के रूप में बोले जा है। समुद्र में निम्न दाब क्षेत्र बनने के कारण चक्रवातों का निर्माण होता है ना, और तटीय क्षेत्रों में से क्या तबाही देखने को मिलती है। तो उपाय क्या कर सकते हैं, सुरक्षित आश्रयों का निर्माण कर सकते हैं, मौसम पूर्वानुमान लगाकर भी अपन क्या किया जा सकता है, अपन इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। पहले पता लग जाए लोगों को तो लोग सुरक्षित जगह पर पहले पहुंच जाएं। लैंडस्लाइड की बात करें तो आपके सामने भूस्खलन हो गया, पहाड़ गिर जाए ना, जो जम्मू कश्मीर में खास करके यह समस्या देखने मिला कि पूरे पहाड़ है वो विस्थापित होकर गिर गए। अब कोई मान लो कोई गाड़ी पे गिरा है, कोई मान लो घर पे गिरा है, तो वो हो जाता ना, जो जगह भी थी थोड़े दिन पहले अपने कहाँ पर, वो कौन सी जगह थी, हिमाचल प्रदेश में जाके पूरे के पूरे गांव को खाली करवा लिया गया था, उनके घरों में दरार वगैरह आने लग गई थी। तो यही हो जाता है, वहाँ पे जो पूरे पहाड़ कट कट के गिरना शुरू हो जाते हैं। सड़क, रेलवे, जनमाल है वो इसकी हानि देखने को मिलती है, और वर्षारोपण है और सुरक्षित निर्माण उससे संबंधित आपको देखने को मिलता है। पर्यावरण आंदोलनों की बात करें, जो पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग कुछ प्रमुख आंदोलन किए गए जो आपके सब्जेक्ट में, वो कौन से हैं। पहला है चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। जहाँ था नाम है चिपको मतलब चिपक जाओ। तो के उत्तराखंड में वनान बचाने के लिए महिला ही पुरुष के क्या पेड़ा का चिपक गया था, तो के लोग उन्हें काटना आ रहा था, इसे बोन बचा लीजिए। अपना खेजड़ली आंदोलन था ना, वो सेम ही है। इससे क्या होगी, वनों की कटाई को रोकने के लिए महिलाएं और पुरुषों ने जो पेड़ है वो उनके चिपक गई थी, और इससे चिपको आंदोलन बनता है। अगला मूवमेंट है साइलेंट वैली मूवमेंट। तो साइलेंट वैली यार देखो, नाम साइलेंट है लेकिन जगह बहुत चहचहाती है। यह केरल में एक जगह है जठे बहुत ही खूबसूरत है, जठे पशु पक्षियों के लिए, वन्य जीव के लिए सबसे बढ़िया जगह मानी जा है साइलेंट वैली। तो उठे भी जो वर्षा वन है उनकी मतलब उद्योगा के लिए कटाई की जा रही थी, तो उन्हें बचाने के लिए इस साइलेंट वैली मूवमेंट की शुरुआत की गई। राजस्थान में बिश्नोई समाज। तो आजकल बिश्नोई समाज और क्या के लिए पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन पहले वो क्या के लिए पॉपुलर हो अपने वन्य जीव संरक्षण के लिए। वो क्या करते थे, प्रकृति में और वन्य जीव संरक्षणों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। खेजड़ली के पेड़ हो गए, उसके रक्षा के लिए आपको पता है खेजड़ली जो मूवमेंट हुआ था, जिसमें क्या किए थे, बहुत सारे लोग हैं वो अपने खेजड़ी के जो पेड़ थे उनके चिपक गए थे, और उनसे आपके सामने उन काफ़ी लोगों को नरसंहार भी हुआ था, और उन्होंने खेजड़ी पौधों को भी बचाया था। अगले वाला क्या है आपके सामने, नैतिक पर्यावरण नैतिकता क्या है भाई, आपने भी कोई भी इंसान की नैतिकता भी हुआ है पर्यावरण बचाने की। तो इससे क्या है, हिंदू धर्म की संस्कृति है, तो आपने बेरों को तुलसी होगी, वटवृक्ष होगी, नीम का पेड़, सबकी आप क्या करना, पूजा करी जा है ना। कुछ जानवर की भी आपने पूजा करी जाए, गाय है उसकी पूजा की जाती है, और अलग अलग धर्म में अलग अलग की जाती है। मुस्लिम धर्म में भी करते हैं, हिंदू धर्म में भी, ईसाई, सब धर्म में कोई ना कोई ऐसा एक प्रमुख जो जानवर होता है जिसकी पूजा की जाती है। और हिंदू धर्म में तो खास करके हर देवता का एक अलग अलग आपके सामने क्या बना रखा है, एक जानवर है वो उसका वाहन है, और उसके रूप में उसकी पूजा की जाती है। जैसे नदियाँ, पेड़ हो गए, पशु हो गए, उनकी पूजा की जाती है। जैन धर्म में क्या किया गया, जैन धर्म में ये लोगों को उपदेश दिया गया कि आप अगर पेड़ पौधों को भी काटते हो, किसी निर्जीव वस्तु को भी काटते हो, तो उसको भी क्या माना जाता है, अहिंसा माना जाता है, कभी उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बौद्ध धर्म में करुणा और पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, और सिख धर्म में प्रकृति संतुलन की बात की गई। तो सभी अलग अलग धर्मों में क्या बताया गया, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से पर्यावरण को बचाने के बारे में बताया गया। अन्य संस्कृति की बात करें, पश्चिमी संस्कृति में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विचार किया गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया, ऐसा डेवलपमेंट जिसका आपको विकास किया जाए तो आपका विकास भी हो और आने वाली जनरेशन उनका भी विकास देखने को मिले। 4 नंबर यूनिट की तरफ, इसमें क्या पर्यावरणीय संसाधन और दस्तावेजों से संबंधित है। आपको फील्ड पे जाकर सारी चीज़ों को देखना है। तो इसमें क्या करना आपको उद्देश्य, कहीं भाई आप अगर कहीं घूम फिर के कोई भी क्षेत्र का देख रहे हो कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो इसका उद्देश्य क्या, किसी क्षेत्र में जाकर प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना व रिकॉर्ड रखना को भाई मुख्य उद्देश्य इस कार्य का, फील्ड रिपोर्ट का। इसमें क्या कर सकते हो आप, कोई जाओ और नदी देखो, जैसे अपने क्षेत्र में आपके आसपास के क्षेत्र में, बैसाखी क्षेत्र में कौन सी है, काटली नदी, आप जाकर देखो काटली नदी क्यों नहीं आ रही है, आपको पता चलेगा कि भाई वहाँ पर कुछ बांधों का निर्माण कर लिया गया, बड़े बड़े खड्डे बना दिए गए हैं बजरी उद्योग के कारण, है ना। तो इससे क्या आ रही है, आप काटली नदी नहीं आ रही है। वन देखो, आपके आसपास में जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वहाँ पर जाकर आप देख कर आओ कि वहाँ पर कैसा है। वनस्पति है वो, वहाँ पर वनस्पति किस प्रकार से है, जीव जंतु हैं वो किस प्रकार से, आपको जो सामने जो जीव जंतु है वो उनकी स्थिति कैसी है, तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए आपको।
शहरी क्षेत्र, ग्रामीण उद्योग व कृषि क्षेत्रों का भ्रमण करके आप क्या क्या देख सकते हो। तो क्या देखोगे, शहरी क्षेत्रों में आप देखो कि प्रदूषण है, ट्रैफिक है, ठोस कचरा समस्या है वो कितने हैं। तो देखोगे शहरों में आप देखोगे जगह जगह पे आपको कचरे के ढेर लगे हुए मिलेंगे, है ना। ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलेगी, इससे क्या जो शोर प्रदूषण है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी जो वाहन है उससे प्रदूषण जो है, उनका जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, उनको बहुत पुराने वाहन होने के कारण। रूरल क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में आप क्या देखोगे, परंपरागत खेती की जा रही है पुराने तरीके से, खुला मतलब इससे क्या हो जाता है, सिंचाई वगैरह से बहुत ज़्यादा जल का शोधन हो रहा है। जल का उपयोग क्या हो रहा है, भूजल का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, उचित मात्रा में उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, जो बूंद बूंद सिंचाई का भी उपयोग किया जा सकता है। अगला क्या, औद्योगिक क्षेत्र। उद्योगों में जाकर देखा आपने, वायु और जल प्रदूषण देखने को मिलता है। समझा, उद्योगों से क्या निकलता है आपके सामने, जल प्रदूषण है वो होता है, और वायु प्रदूषण भी आपको देखने को मिलता है। कृषि क्षेत्र में क्या हो गया, कृषि क्षेत्र में आप देखोगे उर्वरक हो गए, कीटनाशकों के उपयोग से अलग अलग प्रकार का आपके सामने क्या होता है, अलग अलग प्रकार का प्रदूषण है वो देखने को मिलता है। सामान्य पौधे हो गए, कीट हो गए, पक्षियों का अध्ययन से करने से आपको क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। पौधों की बात करें तो नीम, पीपल और तुलसी, इनको जाओ और इनको अध्ययन करो आप। अगला क्या है, तितली, मधुमक्खी, कीट पतंगे हो गए, इनको भी आप जाकर उनका अध्ययन कर सकते हो। पक्षी हैं, कौवे, तोता हो गया, मोर हो गया, इनके बारे में आप अध्ययन कर सकते हो। इनका क्या क्या देख सकते हो, इनका आकार कैसा है, कल रंग कैसा, आवाज़ कैसा और कैसा इनका बिहेवियर है। अगला क्या है, शहरी, ग्रामीण व उद्योगों, कृषि क्षेत्र के भ्रमण में आपने आपको इसका तो बता दिया मैंने। अगला बात करें कीट की, जो पशु पक्षी थे इनका देखो, देखो हर पक्षी का अलग, तितली का अलग आकार है, अलग रंग है, अलग आवाज़ रहती वो कहाँ पर है, व्यवहार उसका अलग है। ऐसे कीट पतंगों का अलग अलग है। तो सभी का आपको व्यवहार के बारे में पहचान करना है, और इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे आपके सामने। अगला क्या, प्रदूषण के स्रोत। तो क्या है, औद्योगिक कचरा निकलता है, घरेलू कचरा हो गया, रासायनिक कचरा, तीनों के तीनों प्रकार के कचरों में क्या अंतर है, उनको आपको कहाँ कहाँ पर डंप करना चाहिए, इन सब चीज़ों को आपको अध्ययन करना है। इसमें क्या अध्ययन करोगे, मानव स्वास्थ्य पर। अब औद्योगिक कचरे का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, घरेलू कचरे का क्या प्रभाव पड़ता है, और रासायनिक कचरे का क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है, रासायनिक कचरा है, उसका सबसे ज़्यादा मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। और उसको मिट्टी में डालोगे तो क्या हो जाए, मिट्टी की उर्वरकता चली जाएगी, मिट्टी की फर्टिलिटी चली जाती है। इन सारे कचरे से जो जैव विविधता, पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी नुकसान देखने को मिलता है। अगले वाला क्या, सरल परितंत्र का अध्ययन करना। तो सरल परितंत्र की बात करें, पोंड, जो तालाब होते हैं उसमें मछलियों को जाकर अध्ययन करो, वहाँ पर कमल हो गया, मेंढक हो गए, ये सब जो हैं जीव जंतु हैं, इसका जाकर आपको क्या करना चाहिए, वहाँ जाकर इन सब जो जीव जंतु उनका अध्ययन करना चाहिए। नदी तंत्र में जाओ, वहाँ पर जल जीव हो गया, पौधे हो गए, मानव उपयोग की जो चीज़ें होंगी उनका जाकर आप सबको अध्ययन करना चाहिए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वहाँ पर आपको पेड़, जंगली जानवर, पशु पक्षियों का अध्ययन करो। तो इन सब चीज़ों पर आपको जाकर अध्ययन करना। इसके प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं प्रश्नों वाला वीडियो कराऊंगा तो ये खास करके ये चैप्टर है उसको पहले करवा दूंगा। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, लॉ एंड ह्यूमन कम्युनिटीज से संबंधित पूरा पेपर था। इसका कंप्लीट रिवीजन मैंने करा दिया। एक वीडियो और 2 से 3 वीडियो और देखने को मिलेंगे, अच्छे से पढ़ लेना इनको। धन्यवाद।